YouTube देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस खालिक के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तरह तरह के इल्म सिखाए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप अपने कंट्री से जर्मन स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो उसका पार्ट 2 है और इसमें हम जानेंगे कि स्टूडेंट यहाँ आकर किस किस्म की हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ती हैं और कैसे वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो आपको वीज़ा वहाँ पे जब इशू हो गया तो उसके बाद जब आपने पाकिस्तान से आप यहाँ जर्मनी के लिए आए तो यहाँ पे आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और आपने कैसे अपनी स्टडी कंप्लीट की, तो इसके बारे में कुछ बताएं। वीज़ा इशू होने के बाद जब बंदा जर्मनी आता है तो ज़ाहिर है कल्चरल शॉक तो एक होता है। एक तो हमारा और यहाँ का कल्चर बहुत मुख्तलिफ है और उसमें फिर लोगों का रवैया भी आता है। उसके बाद फिर आपको ज़ुबान का मसला भी होता है। तो उसमें सबसे पहले तो इंसान को यही करना चाहिए कि आप लैंग्वेज पे फोकस कर दें। जो ही आप इधर आएँ या आप उधर हैं पाकिस्तान में तो वहाँ से ही आप शुरू कर दें, आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें ताकि आपको बेसिक चीज़ों की समझ आ जाए। यहाँ आने के बाद लैंग्वेज का मसला होता है मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा, और उसके बाद हमारा फिर एजुकेशन का सिस्टम भी, चूँकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत डिफरेंट है यहाँ से, तो फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी आके मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि हम लोग उस तरह से पढ़ने के आदी नहीं हैं जिस तरह से यहाँ पे एजुकेशन होती है। तो फिर वो थोड़ा सा वक्त लगता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके एडजस्ट होने में। फिर उसके बाद आपको वीज़े के मसाइल भी होते हैं क्योंकि नॉर्मली आपको जो वहाँ से वीज़ा मिलता है वो 3 महीने का वीज़ा मिलता है या मैक्सिमम 6 महीने का दे देते हैं। फिर यहाँ से आप आके आपने वो उसको एक्सटेंड करवाना होता है। तो फिर वो एक पहला वीज़ा तो आपका लग जाता है, लेकिन फिर स्टूडेंट्स को ये मुश्किलात होती हैं या मसला होता है उनके जहन में, ये एक वो स्ट्रेस होती है कि भाई नेक्स्ट वीज़ा हम कैसे एक्सटेंड करवाएं, क्योंकि उसके लिए दोबारा से ये लोग ब्लॉक्ड अकाउंट मांगेंगे आपसे 8,000 या 6,000 या 10,000, डिपेंड करता है आप कितने साल का वीज़ा लेना चाह रहे हैं। तो फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हम वो अपना अकाउंट मैनेज करें या हम स्टडीज़ को मैनेज करें या लैंग्वेज को मैनेज करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को, और फिर पाकिस्तान की याद भी आती है, घर वालों की याद आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना इंसान के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर वहाँ से आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आपको 3 माह का वीज़ा क्यों मिलेगा? आपको अपना पूरे कोर्स का वीज़ा नहीं मिलता? नहीं, 1 ईयर 2 ईयर्स यहाँ पे वो बेसिकली आपका एंट्री वीज़ा होता है। जिस तरह से आपको जिस तरह से टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, आपको विजिट वीज़ा मिलता है 90 डेज़ मैक्सिमम जो होता है। कभी वो 180 डेज़ का भी दे देते हैं यानी 6 महीने का भी दे देते हैं, लेकिन वही आपका एंट्री वीज़ा वही है। उसके बाद आप यहाँ जब आते हैं फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप फ्लैट वगैरह या आप अपार्टमेंट ढूंढते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उसके बाद जब आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर आप जाते हैं आउसलैंडराम्ट या आइनमोनरमेल्ट, ये जहाँ पे भी आपका वीज़ा लगेगा तो वो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि जब आप स्टूडेंट्स नए आते हैं यहाँ पे तो उनका बैंक अकाउंट तो ओपन होता है डॉइचे बैंक में, लेकिन उनको यहाँ पे आके वो अकाउंट एक्टिवेट करवाना पड़ता है। सही है। तो क्योंकि जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता तो तब तक वो फंड्स अपने नहीं निकलवा सकते, यानी पैसे नहीं निकलवा सकते। और वो एक्टिवेट भी तब होता है जब स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन होती है सिटी की। उसके बाद जब वो एक्टिवेट होगा तो फिर आपका वो सारा प्रोसेस चलेगा, आपको बैंक कार्ड आएगा, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं और वो सारा। तो स्टूडेंट बेहतर है कि स्टूडेंट्स जो आए वो अपने साथ कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखें। जब आपको जर्मनी का स्टडी वीज़ा मिलता है तो आपको जो है वो 120 दिन काम करने की इजाज़त होती है 1 साल में, यानी 120 फुल डेज यानी। तो उसमें जब आप कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 6 महीने बन जाते हैं, यानी साल में आप 6 महीने फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि या तो वो साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं, यानी 2 दिन हफ्ते में आप काम पे चले जाएंगे और बाकी 3-4 दिन आप यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फेरियन जॉब करते हैं, जो छुट्टियों में, यानी छुट्टियाँ जब आपको होती हैं, सेमेस्टर छुट्टियाँ होंगी तो आप उसमें 2 महीने फुल टाइम जॉब कर लेंगे, तो आपके इतने पैसे बन जाते हैं कि आप अगले 4 महीने 6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में ही वर्क स्टूडेंट की जॉब्स कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े शार्प होते हैं वो प्रोफेसर्स के साथ ही वो अपना जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं वर्क स्टूडेंट का। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एज अ वर्क स्टूडेंट जो बाकी कंपनीज में भी जॉब करते हैं, यानी डायरेक्ट आप हफ्ते में 20 घंटे कर लें या हफ्ते में 8 घंटे, डिपेंड्स अपॉन देयर स्केड्यूल। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लागर वगैरह में या वेयर हाउस में भी जॉब करते हैं, मतलब और जॉब्स जिनको बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें लागर के अलावा आ जाता है जिस तरह से आप फास्ट फूड के जो चेन्स होते हैं वहाँ पे, जिस तरह से आप मैकडोनल्ड्स, KFC, सबवे टाइप, वहाँ पे भी जो है ना स्टूडेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल जॉब्स होती हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन
इन सब से जो है ना वो अच्छा ऑप्शन ये होता है कि जो आप फेरियन जॉब्स जो बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे ऑटो कंपनीज हैं, जिस तरह से फोक्सवागन है, डाइमलर है, BMW है, ये लोग फेरियन जॉब्स देते हैं स्टूडेंट्स को। हाउस हिल्फे बोलते हैं इनको, हाउस हिल्फे क्राफ्ट। और ये लोग बहुत अच्छा पे भी करते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 17-18 यूरोस पर आवर इस तरह से ये पे करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये होता है कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आप सेमेस्टर फेरियन जब होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो वो स्टूडेंट अगर 2 महीने भी वहाँ पे काम कर लेता है तो वो अगले 6 महीने का उसके पास जो है ना वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर आपने जब जॉब की तो आपने फुल टाइम जॉब की, जॉब सर्च वीजा? हाँ, वो जॉब सर्च वीज़ा फिर जो है ना वो चेंज करवा लिया जाता है। जब जॉब सर्च वीज़ा आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और फिर जब जिस दिन से आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं अपना वीज़ा, उस दिन से आपका फिर टाइम स्टार्ट हो जाता है। यानी आपने स्टडी कंप्लीट की, पहला स्टेप, उसके बाद आपने वर्क वीज़ा जब आपका स्टार्ट हुआ तो फिर आपका काउंट स्टार्ट हो जाता है, टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ से लेके आपने 2 साल तक काम किया, यानी 24 रेंटे जिसको बोलते हैं, आप 24 टैक्स आपने पे किए, उसके बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जर्मनी का ये रूल है, यानी आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप जो है ना वो 2 साल काम करते हैं, और आपको जो है ना वो फिर PR यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो ब्लू कार्ड होल्डर्स होते हैं, यानी जिनकी अच्छी सैलरी होती है, ब्लू कार्ड पे आप 21 महीने अगर आप काम कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है वो कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई। उसके लिए आपको B1 ऑब्वियसली चाहिए होता है, B1 चाहिए होता है, और आपने अपनी पे स्लिप्स वगैरह दिखानी होती हैं, तो फिर आपको जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उनको आते ही जॉब्स, चले आते ही नहीं, लेकिन जब वो स्टडी भी कंप्लीट कर लेते हैं, समटाइम्स अपनी फील्ड में जॉब उनके लिए डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, तो उतनी देर जब तक जॉब नहीं मिलती वो कैसे सर्वाइव करें, और आपने कैसे किया? मेरे केस में तो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वो कोविड था तो पूरी दुनिया में वो एक हलचल थी। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जिस तरह से हाउसलैंडर बेहोडे है या राहत हाउस, ये लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल थे। मतलब अदरवाइज ये होता है कि अगर आपने जॉब वर्क वीज़ा लिया हुआ है, जिस तरह से जॉब सर्च नहीं, वर्क वीज़ा जो आपने लिया हुआ है, और आपकी जॉब चली जाती है, तो जो आपको बेहोडे वाले हैं वो आपको बहुत तंग करते हैं। वो कहते हैं कि आप नई जॉब ढूंढें विद इन 3 मंथ्स और विद इन 1 मंथ, डिपेंड करता है वो ऑफिस पर कि आपको वो 1 महीने का टाइम देता है, 3 महीने का। तो उस दौरान आपने फिर वो जॉब ढूंढनी होती है कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपने स्टडी की है। तो अगर आपको नहीं मिलती तो वो आपको डिपोर्ट यानी वो आपको वापस भेज सकते हैं, या फिर उसमें यह है कि आप नया कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दोबारा से आप जो है वो स्टडी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। मेरे केस में ये था कि थोड़ा कोरोना की वजह से फ्लेक्सिबल था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया था, 6 महीने 8 महीने मिल गए थे, और उस दौरान फिर मैंने नई जॉब ढूंढ ली थी। तो वो टाइम आपने कैसे जॉबलेस होके कैसे गुजारा? आपको कोई हेल्प आउट हुई थी? नहीं, नॉर्मली जर्मनी तो वेलफेयर सिस्टम है, यहाँ पे ऑर्बिट लॉज जो है ना वो मिलता है, यानी अगर आप जॉबलेस हो गए हैं तो आपको पे करेंगे सिटी वाले, फिनांस पे करेगा। लेकिन हमारे केस में उस तरह से नहीं होता, क्योंकि हमने सिटी को पे नहीं किया होता, हमने वो टैक्सेस पे नहीं किए, हमने वो ऑर्बिट लॉज जॉबलेस इंश्योरेंस पे नहीं की होती है एज अ स्टूडेंट, तो हमें वो फिर हेल्प नहीं करते, हमें एंटरटेन नहीं करते। तो उसके लिए यही है कि थोड़ी सी सेविंग बंदे के पास होनी चाहिए, 6 महीने 5 महीने 8 महीने बंदा सर्वाइव कर सके, ताकि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो एटलीस्ट वो ना हो। स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना इजी है और इजीली मिल जाता है, या फिर उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स तो नहीं आते। स्पाउस वीज़े में सबसे मेन हर्डल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहाँ से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज अगर स्टूडेंट्स के पास इनफ फंड्स हैं, यानी इनफ पैसे हैं उनके पास, या वो जॉब अच्छी कर रहे हैं स्टूडेंट होते हुए, उनके पास जगह है रखने के लिए, जिस तरह से वो अपार्टमेंट है उनके पास, और वो अगर वो प्रूव कर दें कि भाई हमारे पास इनफ पैसे भी हैं, या हम जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं हाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो स्पाउस भी उनके आ सकते हैं यहाँ पे। इवन यहाँ पे लोग इंगेजमेंट बेसिस पे भी अपने पार्टनर्स को जो है ना वो मंगवा सकते हैं। नहीं, निकाह मस्ट नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से अपने जो है ना वो पार्टनर्स को या अपने जो फियांसे होते हैं उनको बुलाते हैं कि हम यहाँ पे शादी करेंगे, तो उसके लिए भी आपको वीज़ा मिल जाता है। मेन बात यह है कि आपके पास पैसे होने चाहिए इतने, या ताकि आप अफोर्ड कर सकते, हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो बस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ मैंने सुना है कि उन्होंने जर्मन पासपोर्ट तक जो है वो उनको इशू किए गए हैं, तो इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है कि यहाँ पर अगर जर्मन पासपोर्ट के लिए स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? स्टूडेंट्स का जर्मन पासपोर्ट तो ऑब्वियसली
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है, उसके पास उस तरह से कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो जॉब करते हैं 2 साल 3 साल, उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंस ले लेते हैं, तब तक उनका टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा हो चुका होता है। क्योंकि जर्मनी में अभी जो रूल है वो 8 साल का है, यानी आप 8 साल जर्मनी में मुकीम रहते हैं लीगल, और आप जो है वो काम कर रहे हैं और आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं और आप अपनी इसको वो 5 इयर्स पे लेके हाँ अभी वो पास नहीं हुआ, उससे अभी काम चल रहा है। लेकिन वही है कि मे बी एंड ऑफ द ईयर वो कर दें इस तरह का। लेकिन फिलहाल जो रूल है वो 8 साल का है कि आप मतलब ये सारा प्रोसेस आपको करते करते वैसे भी 7-8 साल तो हो ही जाते हैं इंसान को। तो उसके बाद फिर आप कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से आपके सपोज आपने 60 जो है ना वो अपने रेंटे पे की हो, जिसमें रेंटे आई थिंक टैक्सेस और पेंशन वगैरह वो आपने पे की हो। उसके बाद आपको एक होता है इनका लेबन इन डॉइचलैंड, वो कोर्स किया हो, या उसको टेस्ट भी एक होता है, उसको भी बोलते हैं, वो किया हो। लैंग्वेज आपकी B1 हो। हाँ, बस मेन ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और आपके पास जो है वो आप काम कर रहे हैं और आप आर्बाइट लॉस नहीं है, जॉबलेस नहीं है, सिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं आपके पास इतनी इनकम है कि आप अपने आप को अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपने बहुत ही बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए दी। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगी कि जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्टडी के लिए आने का, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या वो किस तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ पे आके किस तरीके से अपने आप को सेटल करें? जो लोग इंटरेस्टेड हैं जर्मनी आने के लिए, सबसे पहले तो पहला स्टेप तो उनको यही फॉलो करना पड़ेगा कि भाई वो खुद से अप्लाई करें सबसे पहले, ताकि वो कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के पीछे ना भागें। खुद से सर्च करें यूनिवर्सिटीज़ को, नेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी सर्च करें, एप्लीकेशंस करें, अपना इंग्लिश लेवल इंप्रूव करें ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में हेल्प करेगा। सेकंड स्टेप ये है कि जब एडमिशन मिल जाए उनको और उनको उम्मीद हो कि वो जर्मनी आएंगे, तो उसे 3 महीने पहले या साथ ही जो है ना वो अपना जर्मन पे फोकस, लैंग्वेज पे फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि वो उनको बहुत हेल्प आउट करेगा जब वो जर्मनी लैंड करेंगे। और तीसरा यह है कि जब वो जर्मनी आ जाएं तो फिर कोशिश करें कि मतलब फालतू जॉब्स या और जॉब्स या पैसों के पीछे भागने की बजाय अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, जल्दी से जल्दी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और अपनी स्टडी से रेलेवेंट फिर जो है ना वो जॉब सर्च करें या उसमें जॉब करें, तो वो करियर पाथ मिल जाएगा। और जॉब्स बस इतनी करें कि आपका गुजारा हो जाए, मतलब आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकें या आप जो है ना वो अपना यहाँ पे गुजर बसर जो है ना वो कर सकें। और ज़्यादा फोकस आप अपने स्किल सेट पे रखें, अपना स्किल सेट इंप्रूव करें, आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड जो आपके स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करें, लैंग्वेज इंप्रूव करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम इंग्लिश में ही, हाँ, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और कोशिश करें कि आप अपनी लैंग्वेज साथ साथ इंप्रूव करें, B1 B2 तक आपकी स्टडी कंप्लीट होने तक आपकी इतना लैंग्वेज लेवल हो। बेशक आपको जॉब इंग्लिश में मिले, जर्मन में मिले, कोई सी भी लैंग्वेज में मिले, लेकिन वो जो आपने जर्मन सीखी होगी वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे इस सोसाइटी में मूव करने, बिल्कुल इंटीग्रेट करने के लिए आपको वो जो है ना वो बहुत हेल्प आउट करेंगी ये चीज़। और जर्मनी में अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छे स्किल्स हैं आपके पास, तो बहुत स्कोप है, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा आपको जो है ना वो। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं मार्केट में, तो आपको आपकी बहुत कदर की जाती है, वैल्यू दी जाती है आपको। थैंक यू सो मच जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी और आई होप के स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपकी बातों से। थैंक यू। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ही हमने इवनिंग टी एंजॉय की और उम्मीद करती हूँ आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम अपने कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने वीज़े को कैसे अप्लाई करना है, लेकिन हमें किस तरह की नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं इसके बारे में बहुत से डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और जो नहीं हुए तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।